नमस्कार, मैं हूं रेशु त्यागी। कोर्ट्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को करीब 23 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 5 अक्टूबर 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराएं लगाई गई। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई। Siddique Kappan has been in jail for last 2 years. He was arrested on 5th of October 2020. So Supreme Court said that long time is one of the factors for him to grant bail. Secondly, this is a UAPA case. So it has to be prima facie satisfied that there is no truth in the allegations of the prosecution. So one thing about the conspiracy which the prosecution said was that they were carrying pamphlets. सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कप्पन सिद्दीकी को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे, लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्त हो सकती है। दलीलों के दौरान कप्पन सिद्दीकी की याचिका पर सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था या कोई ऐसी सामग्री मिली जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि अभी आरोप तय होने के चरण तक भी मामला नहीं पहुंचा है। बेंच ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। क्या ये कानून की नजर में अपराध होगा? यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि 2 महीने में आरोप तय हो सकते हैं। यूपी सरकार की ओर से पेश हुए महेश जेठमलानी ने कहा कि कप्पन के पास से कोई विस्फोटक नहीं मिला था। उसकी कार में आपत्तिजनक साहित्य मिला था। उससे पता चला कि वो पीएफआई से जुड़ा है। इस पर सीजेआई ने पूछा कि साहित्य में खतरनाक क्या लगता है? हम कैसे कह सकते हैं कि पीएफआई से मिले साहित्य का उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए साहित्य से कोई संबंध है? जेठमलानी ने दलील दी कि साहित्य का पूरा मकसद दंगा भड़काना है। सिब्बल ने कहा कि आप साहित्य को पढ़ लें। इस पर कप्पन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि साहित्य ये था कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। साथ ही कहा कि कप्पन अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है। महेश जेठमलानी ने बेंच को बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बेंच ने पूछा कप्पन के खिलाफ वास्तव में क्या पाया गया है। जेठमलानी ने कहा कि हाथरस से जुड़ी घटना और उसके पीएफआई से संबंध हैं। उसे क्षेत्र में दंगा भड़काने के लिए 45,000 रुपए दिए गए थे। उनका किसी प्रेस संगठन में रजिस्ट्रेशन नहीं था। वह आधिकारिक तौर पर तेजस से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध पीएफआई से है। झारखंड में पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। जेठमलानी ने कहा कि कप्पन को निर्देश थे कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है और कैसे आवश्यक आपूर्ति संग्रहित की जाएगी और घटना हुई वहां कैसे आश्रय लेना है। जेठमलानी ने कहा कि हाथरस की घटना को अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया था। बेंच ने कहा कि आपने उस व्यक्ति की हिरासत में क्या पाया है? सह आरोपी के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम आरोप तय कर रहे हैं, जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वह छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। बेंच ने कहा वह व्यक्ति 2 साल से जेल में है। अगले 6 हफ्ते कप्पन दिल्ली में ही रहेगा। पुलिस थाने में साप्ताहिक तौर पर हाजिरी लगानी पड़ेगी।
6 हफ्ते बाद वो समुचित प्रक्रिया पूरी कर केरल भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस रस्तोगी ने मामले की सुनवाई के बाद सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। साथ ही गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को भी कहा गया। कोर्ट ने गुजरात सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है और उस पर याचिकाकर्ता को 1 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। सुनवाई से पहले दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि समय से पहले रिहाई या छूट के सभी आदेशों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए। याचिका में छूट या समय से पहले रिहाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता का आह्वान किया गया है। बिल्किस बानो ने इस मामले में कहा था कि उनके और उनके परिवार के 7 लोगों से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी सभी 11 लोगों को गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सजा माफी दे दी थी, जिसके बाद 15 अगस्त को उन्हें गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए बिल्किस ने कहा था कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा और न ही उनके भले के बारे में सोचा गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान याची के वकील देवदत्त कामत ने प्रतिबंध को अनुच्छेद 25 की अवहेलना बताया। अनुच्छेद कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। दूसरे याची से जस्टिस गुप्ता ने पाशा से उन आयातों को बताने को कहा है जिसमें कहा गया है कि हिजाब जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ में सुनवाई शुरू करते हुए याची ऐश तशिफा की ओर से अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। वकील देवदत्त कामत ने कहा, राज्य ने हिजाब पर रोक लगाते हुए इसे ना तो पब्लिक ऑर्डर पर, ना ही नैतिकता या स्वास्थ्य के आधार पर जायज ठहराया है, तो ये एक वैध प्रतिबंध नहीं हो सकता। जस्टिस धुलिया ने कहा कि हिजाब पर तर्क आपके लिए हो सकता है अगर आप इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में लेते हैं। कामत ने कहा कि नहीं, हम इसे धार्मिक प्रथा के रूप में नहीं ले रहे हैं। हर धार्मिक प्रथा जरूरी नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य इसे प्रतिबंधित कर दे, वो भी तब जब वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के लिए खराब ना हो। हिजाब को लेकर सरकारी आदेश ने तो सार्वजनिक व्यवस्था का ही हवाला दिया है। कामत ने कहा कि शासनादेश के तहत हिजाब पहनने वाली लड़कियों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया गया है। जस्टिस गुप्ता, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये सकारात्मक अधिकार नहीं बल्कि नकारात्मक अधिकार है जिसका आप दावा करना चाहते हैं। कामत ने कहा, अनुच्छेद 25 के अधिकारों को नकारात्मक अधिकारों के दायरे में नहीं किया जा सकता। ये अधिकारों को सार्थक बनाती है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य कानून बना सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक सामाजिक कल्याण का कानून है, फिर भी हिजाब को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा, कर्नाटक सरकार का आदेश अनुच्छेद 25 की अवहेलना है। कामत ने कहा है कि सवाल है कि क्या हिजाब पर प्रतिबंध समाज में एक रूपता लगाने का आधार हो सकती है? क्या हिजाब अनुशासन का उल्लंघन करता है? कामत ने पूछा, क्या हेड स्कार्फ पहनने पर कानून के तहत कोई पाबंदी है? जस्टिस धुलिया ने कामत से पूछा कि आपके अनुसार अनुच्छेद 25 में आवश्यक धार्मिक प्रथा को नहीं देखा जाना चाहिए। कामत ने जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि क्या ये एक वैध संवैधानिक प्रतिबंध है। देवदत्त कामत ने अपनी दलील पूरी की।
याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पेश वकील निजाम पाशा ने भी इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने की मांग रखी। जस्टिस गुप्ता ने पाशा से पूछा कि आप कह रहे हैं कि हिजाब के लिए कोई अस्थायी सजा नहीं है, ये कहां से आया? वहीं नमाज, ज़कात आदि के लिए कोई अस्थायी सजा नहीं है तो हिजाब बहुत निचले पायदान पर है, ये कैसे अनिवार्य हो सकता है? पाशा ने कहा कि ये सब ईश्वर का वचन है और ईश्वर के वचन में विश्वास है। जस्टिस गुप्ता ने पाशा से उन आयतों को बताने को कहा जिसमें कहा गया है कि हिजाब जरूरी है। पाशा ने कुरान में खिमार शब्द के बारे में बताया जिसे भारतीय संदर्भ में हिजाब का उपयोग किया जाता है। पाशा ने अपनी दलील पूरी कर ली। कोर्ट ने वकील सलमान खुर्शीद से पूछा कि आप अपनी दलील के लिए कितना समय लेंगे। खुर्शीद ने कहा कि सोमवार को आधे घंटे में अपनी दलील पूरी कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब 12 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को EWS कोटे से मिलने वाले आरक्षण को लेकर 13 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के 3 सवालों पर मुहर लगा दी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली संविधान पीठ करेगी। हालांकि खंडपीठ ने कहा है कि ये 3 प्रारंभिक सवाल हैं, लेकिन पक्षकार अपनी दलीलों में अन्य सवाल भी शामिल कर सकते हैं। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिए 10% आरक्षण को चुनौती देने के मामले में CJI जस्टिस यूयू ललित की संवैधानिक पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए दिशा निर्देश को लेकर सुनवाई शुरू की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही CJI जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने तय किया कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की तरफ से बताए गए सवालों पर सुनवाई होगी। CJI ने कहा कि अटॉर्नी जनरल द्वारा 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि क्या राज्य सरकारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की शक्ति देते हुए संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की गई है। दूसरा, क्या राज्यों को निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण का विशेष प्रावधान सौंपना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। तीसरा, क्या इस संशोधन में SEBC, OBC, SC, ST और EWS आरक्षण को बाहर करना संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले पर 13 सितंबर को सुनवाई करेगी। आज संविधान पीठ इस मामले में दिशा निर्देश तय करने पर सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई CJI की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ करेगी। CJI ने कहा कि हालांकि सुनवाई 3 बिंदुओं पर होगी, लेकिन पक्षकार अपनी दलीलें और अन्य सवाल भी शामिल कर सकते हैं। पिछली सुनवाई में CJI ने कहा था कि हम तय किए गए क्रम के मुताबिक ही चलेंगे। हम हर राज्य जो सुनना चाहते हैं, साथ ही एक आकलन करना चाहते हैं कि अगर हम सुनवाई अगले मंगलवार से शुरू करते हैं तो कितना समय लगेगा। एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि EWS को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस करने में लगभग 18 घंटे लग सकते हैं। सीनियर एडवाइजर कपिल सिब्बल ने कहा कि 20 घंटे लगते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा हफ्ता लग जाएगा। CJI ने कहा कि पहले हफ्ते में मामले की सुनवाई के लिए 3 वर्किंग डे और दूसरे सप्ताह सुनवाई के लिए 2 वर्किंग डे होंगे। ऐसे में आप इस बात पर स्पष्ट रहें कि पहले किस मुद्दे पर बहस करनी है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य मामलों में सुनवाई शुरू करने से पहले हम फिर से लिस्टिंग करेंगे ताकि सुनवाई प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली मिश्र की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। राज्य को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ के सामने आशीष मिश्र के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक क्षेत्र में कुछ गोलीबारी आदि हुई थी, कुछ लोग मारे गए और इनको मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि हमारे पक्ष को सुना भी नहीं गया। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि आरोप ये है कि मिश्र ने कार से लोगों को कुचल दिया, लेकिन कार उनके ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही थी। आगे कहा कि मिश्र के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। एक प्राथमिकी में ये आरोप लगाया गया है कि मिश्र कार से बाहर भाग गया था और गन्ने के खेत से गोलियां चलाई गई थी। हालांकि पहले शिकायतकर्ता ने कहा कि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं है। मिश्र को पहले फरवरी 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद फिर से उसे हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट के पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में रद्द कर दिया था और उसकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अपराध में मारे गए किसानों के परिजनों की अपील पर आया है। ये घटना 3 अक्टूबर को हुई थी, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आशीष मिश्र के एसयूवी द्वारा प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचले जाने के चलते 4 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो गई थी। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था। यह आदेश तत्कालीन भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से आया था, जो 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले 2 वकीलों द्वारा भेजी गई एक पत्र याचिका के आधार पर दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद यूपी पुलिस ने मिश्र को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले पर शिंदे और उद्धव गुट शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं। दोनों को ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान चाहिए। असली शिवसेना कौन है और तीर कमान चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले में 27 सितंबर को सुनवाई करेगा कि क्या चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। पीठ उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें शामिल है एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस और 15 अन्य शिवसेना विधायकों के द्वारा दायर याचिका को चुनौती। शिवसेना चीफ विहिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को महाविकास आघाड़ी सरकार का बहुमत साबित करने के निर्देश को चुनौती। उद्धव ठाकरे की याचिका में शिंदे समूह द्वारा शिवसेना के चीफ विहिप के रूप में नामित विहिप को मान्यता देने वाले विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती। उद्धव ठाकरे की याचिका पर नवनिर्वाचित स्पीकर द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत अवैध खिलाफ अवैध अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने को चुनौती। शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र शिवसेना मसले पर कहा कि वो 27 सितंबर को इस पर विचार करेगी कि चुनाव आयोग को इस मामले में फैसला करने को कहा जाए या नहीं। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि पार्टी सिंबल का मामला है, चुनाव आयोग का निर्णय लेने दें। इस प्रस्ताव का उद्धव गुट ने विरोध किया। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायकों के अयोग्यता पर सुनवाई होनी है। ऐसे में विधायकों की मांग पर चुनाव आयोग कैसे सुनवाई कर सकता है? सिब्बल ने आगे कहा कि अगर शिंदे को शिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई व्यर्थ हो जाएगी। 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल की विभिन्न कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली दोनों समूहों के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
जब मामले की सुनवाई की गई तो शिंदे समूह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग को निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता है। सीनियर एडवोकेट कौल ने स्थानीय निकाय चुनावों की तत्कालिकता का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन सीजेआई एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने चुनाव आयोग के खिलाफ कोई रोक का आदेश नहीं दिया है। उद्धव समूह की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी प्रस्तुत किया कि अयोग्य सदस्य चुनाव आयोग से संपर्क नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार ने कहा कि यदि चुनाव चिन्ह आदेश के तहत कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के पास इस पर निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पीठ ने कहा कि वह आज फैसला नहीं लेगी और 27 सितंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को इस मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल द्वारा किया गया था, जो एकनाथ शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने तुरंत सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि चुनाव आयोग के समक्ष असली शिवसेना का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थगित रखा गया था। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने संकेत दिया था कि संविधान पीठ अगले दिन शिवसेना पार्टी के भीतर दरार और महाराष्ट्र राज्य में परिणामी राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित मामलों को ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि वह 1 नवंबर को असम के अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। मामला संविधान पीठ के समक्ष रखा गया, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं। पीठ 1 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित करने के लिए निर्देश देगी। याचिका में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सवाल खड़े किए गए हैं। वादी ने तर्क दिया है कि धारा 6A भेदभावपूर्ण, मनमानी और अवैध है, क्योंकि यह अवैध प्रवासी को नियमित करने के लिए अलग अलग कट ऑफ तारीखों का प्रावधान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने असम समझौते को आगे बढ़ाने में 1985 में एक संशोधन के माध्यम से डाली गई नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 1 नवंबर 2022 तक को सूचीबद्ध किया। पीठ 1 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित करने के निर्देश देगी। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा को बताया कि संवैधानिक पीठ को भेजे गए कानून के 10 प्रश्नों में से एक ये था कि क्या मामले की सुनवाई में देरी से निहित स्वार्थ प्रभावित होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की राय थी कि प्रारंभिक मुद्दे के रूप में देरी के प्रभाव को तय करने के लिए बेंच को संदर्भ आदेश में इंगित नागरिकता से संबंधित बड़े मुद्दों पर जाना पड़ सकता है। याचिका में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सवाल खड़े किए गए हैं। गुवाहाटी स्थित नागरिक समाज संगठन असम सम्मिलिता महासंघ ने 2012 में धारा 6A को चुनौती दी थी। इसने तर्क दिया था कि धारा 6A भेदभावपूर्ण, मनमानी और अवैध है, क्योंकि ये असम और शेष भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासी को नियमित करने के लिए अलग अलग कट ऑफ तारीखों का प्रावधान करती है। इसने 1951 में तैयार किए गए NRC में शामिल विवरण के आधार पर असम राज्य के संबंध में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी NCR को अपडेट करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश देने में अदालत के आदेश की मांग की। पुरानी संवैधानिक पीठ के कुछ जज के रिटायर होने पर CJI ललित ने अब वर्तमान संविधान पीठ का गठन किया। इस मामले में 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1)(a) के दायरे से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। लंबित मुद्दा ये है कि क्या भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतीय नागरिकों के यहाँ पैदा हुए लोगों पर लागू होगा। ये पीठ नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को चुनौती पर भी विचार करेगी, जिसे 1985 में एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। ये प्रावधान उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है जो बांग्लादेश से भारत आए थे और 2 श्रेणियों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करते हैं। पहला वे जो 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करते थे और दूसरा वे जो 1966 के बाद लेकिन 1971 से पहले असम में प्रवेश करते थे और वहां
10 साल रुके थे। इस मामले के नतीजे का राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन या एनआरसी सूची पर बड़ा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।